नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय हो या देश के कई और नेता, जब जब चुनाव हार जाती हैं पार्टियां, उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईवीएम को दो तरीकों से हैक किया जा सकता है। इनमें पहला है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस। इसका मतलब ये हुआ कि ईवीएम को हैक करने का जो दावा करते हैं वो ये भी मान रहे हैं कि दोनों ही तरीकों में ईवीएम को कनेक्ट किया जाता है। लेकिन यही लूप होल है कि जिस ईवीएम को हैक करने का दावा किया जा रहा है वो किस देश में यूज होता है। राजनीतिक पार्टियां सवाल उस देश के ईवीएम को लेकर करती हैं, लेकिन उस सवाल को भारत के ईवीएम से जोड़ देती हैं। हालांकि सत्य क्या है, हम आज बात करेंगे उस ईवीएम की जो भारत में चुनाव आयोग यूज करता है। जो लोग वायर के द्वारा ईवीएम हैकिंग का दावा करते हैं, उनका कहना है कि इसके लिए ईवीएम की कंट्रोल यूनिट से छेड़छाड़ की जाती है और इसके लिए ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल होता है जिसकी प्रोग्रामिंग उसी भाषा में हो जिसमें ईवीएम की माइक्रोचिप की कोडिंग की गई है। ऐसे दावा करने वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझना होगा कि भारत के नेताओं को कि भारत में जो ईवीएम यूज होता है वो उनके दावे से बिल्कुल विपरीत है। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में चुनाव में जो ईवीएम यूज होता है उसमें अगर कोई एक्सटर्नल डिवाइस लगाया जाएगा तो यह काम करना बंद कर देती है। ऐसे में इसे हैक नहीं किया जा सकता। दूसरा जो दावा किया जाता है ईवीएम हैकिंग को लेकर वो है वायरलेस हैकिंग। ये दावा भी भारत के चुनाव में यूज होने वाले ईवीएम को लेकर बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में यूज होने वाले ईवीएम में से कोई रेडियो रिसीवर नहीं दिया गया है। मतलब कि इन मशीनों में चिप या ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। हाल के दिनों में जो मशीनें चुनावों में उपयोग में लाई जा रही हैं वे वीवीपैट युक्त होती हैं और किसी भी छेड़छाड़ की स्थिति में अपने आप बंद हो जाती हैं। अब इन दोनों तरीकों से हटकर चुनाव में जब हार मिल जाती है तो पार्टी नेताओं के दिमाग में एक तीसरी तरह का ख्याल भी आता है कि एक बार बटन दबाने के बाद किसी और को वो वोट जाता है और वही बटन अगर दोबारा दबा दिया जाए तो दूसरे को वोट चला जाता है। ये कुल मिलाकर इसी प्रकार है कि किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेकर जा रहा है और बिना कान को छुए कौवे के पीछे दौड़ गए। जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जो ईवीएम यूज हो रहा है उसके बटन को आप दोबारा दबाएंगे तो काम ही नहीं करेगा, बल्कि आपका पहला दबाया गया बटन ही काम करेगा। हर एक वोट के बाद कंट्रोल यूनिट को फिर अगले वोट के लिए तैयार करना होता है। इस तरह इस पर फटाफट बटन दबाकर वोट करना मुश्किल है। वोटर जैसे ही बटन दबाता है उसके बाद अगले की तैयारी की जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ईवीएम में इतने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं कि इससे छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल है। अब रही बात नेताओं के दावे की, तो वे जाने कि उनके नेता विदेश में कहां कहां जाते हैं और फर्जी ईवीएम की जानकारी लाकर भारत के ईवीएम के साथ उसे क्यों कोरिलेट कर देते हैं। लेकिन जनता सब जानती है ये चुनाव से न तो पहले होता है और न चुनाव में जीत के बाद कोई पार्टी आरोप लगाती है। पार्टी जीत गई तो जनादेश, हार गई तो पशुपेश। कांग्रेस की शुरू से ही आदत रही है कि जब वो किसी राज्य में जीतती है तो वहाँ जनता का शुक्रिया अदा करती है और जब किसी राज्य में हारती है तो जनादेश का अपमान करते हुए कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और यही कारण है कि कांग्रेस के रसातल में चले जाने का, क्योंकि जब तक वो अपनी हार स्वीकार नहीं करेगी वो उस हार की समीक्षा भी नहीं कर पाएगी और न ही अगले चुनाव के लिए कोई रणनीति बना पाएगी। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की राजनीति में अब महत्व कितना रहा, और वो भी कमलनाथ के रहते हुए। और अगर दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने नकार दिया है तो आला कमान की नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए क्या इसीलिए वे ईवीएम राग अलाप रहे हैं? आप याद कीजिए, साल 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ यही तीनों राज्य थे जहां कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से बेदखल किया था। जब कांग्रेस को तीनों राज्य में जीत मिली तो उस समय दिग्विजय ने इसे जनादेश कहा था। फिर 3 दिसंबर 2023 को जब पार्टी की बुरी हार हुई और वो भी सत्ता में रहते हुए, तो आज उनको ईवीएम में दोस्त नजर आ रहा है। दिग्विजय के पास मध्य प्रदेश की राजनीति और वहाँ की राजनीति के मूड को दशकों से भांपते रहने का लंबा अनुभव भी है। इसीलिए वे पार्टी की हार के कारण को जरूर समझ रहे होंगे, लेकिन वे स्वीकार नहीं करना चाहते और इसी बहाने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। क्या दिग्विजय कांग्रेस को गुमराह कर रहे हैं? क्या दिग्विजय अपने महत्व को बनाए रखने के लिए बीजेपी या मोदी सरकार पर सवाल उठाते कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करने में लगे हुए हैं? क्या वे आला कमान को बरगला रहे हैं? और क्या दिग्विजय के पास कोई और ऑप्शन है जिससे कि उनकी अब कांग्रेस या भारतीय राजनीति में किसी भी तरह से स्वीकार्यता बची रहे? अगर दिग्विजय की बातों में कांग्रेस आ जाती है तो क्या होगा? क्या कांग्रेस ऐसा करेगी
क्या कांग्रेस को नहीं पता कि आज उसका जो हाल है उसकी ही पार्टी के कुछ नेताओं की गलत सलाह और नीतियों के कारण हुआ है? कांग्रेस तनिक भी अपनी हार को लेकर सजग है तो वो दिग्विजय की बातों पर कोई ध्यान नहीं देगी और ट्विटर पर दिग्विजय ने जो लिखा उसे लेकर कोई बयान तक किसी कांग्रेसी ने नहीं दिया। ये बता रहा है कि कांग्रेस अपनी हार के वास्तविक कारणों पर ध्यान देना चाहती है और राहुल और प्रियंका को भी अब समझ आने लगा है कि अगर वे कांग्रेस की हार के कारणों पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी की समृद्ध विरासत हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 2018 की विधानसभा चुनाव में कुल 230 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 56 सीटों का इजाफा हुआ था, वहीं भाजपा की 56 सीटें घट गई थीं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन कमलनाथ की मनमानी और उनकी नीतियों के कारण धीरे धीरे कांग्रेसी खेमे के विधायकों में असंतोष पनपने लगा और इस बात को कांग्रेस आलाकमान ने नोटिस तक नहीं किया, या कह सकते हैं कि कमलनाथ को बोलने की हिम्मत तक नहीं हुई, क्योंकि कमलनाथ को बीजेपी के शिवराज को उखाड़ फेंकने का क्रेडिट गया था और आलाकमान इसलिए चाहकर भी उन्हें गलत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमलनाथ ने बीजेपी को एमपी से उखाड़ फेंक एक बड़ा मैसेज भी दिया था कांग्रेसी आलाकमान को। फलतः हुआ क्या कि कहीं से कोई सहारा न मिलता देख कांग्रेस के 22 विधायकों ने साल 2020 में बगावत कर दी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली। राजस्थान में भी हुए साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। साल 2018 में ही जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ था तो कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। सोचिए 3 दिसंबर को जिन राज्यों में कांग्रेस को हार मिली उन्हीं राज्यों में 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन तब कांग्रेस को ये जनादेश लगा क्योंकि रिजल्ट उसके फेवर में था। लेकिन जब नीतियाँ जनता के विपरीत हों तब भी कांग्रेस को रिजल्ट अपने फेवर में चाहिए, और अगर रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आए तो कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी बताने लगती है या केंद्र सरकार पर ही हेरा फेरी का आरोप मढ़कर जनादेश का अपमान करने लगती है। देखा जाए तो सारा मामला मोदी को लेकर है, जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी से भारत को विपक्ष विहीन कर दिया है। देश की राजनीति में शायद यह पहला मौका है जब एक व्यक्ति का कद इतना बड़ा हो गया है कि राज्य हो या केंद्र की सत्ता, देश की जनता हर जगह उसे ही देखना चाहती है। तो इस बड़े कद के पीछे राज क्या है? मोदी की ईमानदारी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, हाईवे हो या एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी हो या डिजिटल घर, भारत के नए बिल्डर के रूप में खुद को ये मोदी ने स्थापित किया है। इंडिया को रीडिस्कवर किया है। निकट भविष्य की राजनीति के बदले मोदी ने हमेशा कोशिश की है कि वे भारत को एक सुदृढ़ आधार दें और वोट बैंक को साइड कर दूर का फैसला लें, और अगर जनता समझती है तो उस विकास को देखते हुए वोट करे। कई बार पीएम मोदी ने राजनीति को साइड कर फ्री की रेवड़ी का विरोध किया। जातिवाद का विरोध करते हुए युवा, गरीब, किसान और महिलाओं जैसी सिर्फ 4 जातियों के होने की बात कहकर भारत में एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया और अपने ऊपर लगने वाले उस कलंक को हमेशा के लिए धोने की कोशिश की जो दशकों से मोदी पर लगता रहा कि मोदी जातिवाद करते हैं, सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। मोदी की इस जाति के कॉन्सेप्ट से विपक्ष तिलमिलाया फिर रहा है कि अब वो जाति और धर्म के मसले पर कैसे लोगों को बांटे, कैसे सनातनों को गालियां दिलवाकर किसी खास समुदाय के साथ ओछी राजनीति करे। देखा जाए तो मोदी द्वारा फ्री की रेवड़ी जैसी बातें वोट बैंक के हिसाब से एकदम विपरीत थी, लेकिन उनकी ये बातें बताती हैं कि देश की मजबूत नींव को वे किस तरह से बनाए रखना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।